Sam Limited has just paid a dividend of ₹2 per share and it is expected to grow at the rate 6% per annum. तो सैम लिमिटेड है, उसने अभी 2 रुपये का डिविडेंड पर शेयर पे किया है, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए D0 हो गया। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 6% पर एनम। तो अभी इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 6% की ग्रोथ रेट है इसकी। आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स। और डिविडेंड पे करने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं जिसके लिए उन्हें जो आने वाले 3 सालों का डिविडेंड है उसे वो पे नहीं करेंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफ सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ। और इस प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वो 4थे साल से आना शुरू होगा। द डिविडेंड्स विल देन बी 2.50 पर शेयर एंड विल ग्रो एट द रेट 7% पर एनम। और जो डिविडेंड होगा वो 4थे साल का वो कितना होगा, 2.50 पर शेयर होगा। और 4थे साल से जो ग्रोथ रेट हमारी जो शुरू होगी वो होगी 7% की, यानी ये हमारी नई ग्रोथ रेट हो गई। अब देखो मेरे को पता है कैसे चला, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, कई लोग बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो डिविडेंड है ये 4थे साल की है या 5वें साल की है। क्यों ऐसे क्यों कंफ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ। अब देखो बात यह है कि 3 साल का डिविडेंड उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम जो 3 साल का एनुअल डिविडेंड है वो जब्त कर लेंगे। अब अगर उन्होंने 3 साल का एनुअल डिविडेंड जब्त करना है तो मतलब वो 4थे साल का डिविडेंड तो पे करेंगे ना। तो इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज मत करना, सिंपल सा लॉजिक लगाना कि 3 साल का डिविडेंड वो लोग रोक रहे हैं, मतलब 4थे साल का डिविडेंड है ये कितना, 2.50 पर शेयर का। An investor has 1000 shares in Sam Limited and wants to receipt of at least 2000 per annum from this investment. अब एक सैम लिमिटेड में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। और वो चाहता है कि हर साल कम से कम उसको 2000 रुपये का रिसीट प्राप्त होता रहे। लेकिन यार इन्होंने तो डिविडेंड देना ही बंद कर दिया, 3 साल शुरू के 3 साल तो डिविडेंड देंगे नहीं आने वाले, तो इसको कैसे रिसीट होगा 2000 रुपया। तो दूसरा तरीका है कि वो अपने शेयर बेच दे। शो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। हमें ये शो करना है कि जो बोर्ड ने डिसीजन लिया है उससे जो वो शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो क्या हुई है, अफेक्ट हो गई है। हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिसीजन से पहले का मार्केट प्राइस और डिसीजन के बाद का मार्केट प्राइस इन दोनों को कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा। Also show as to how the investor can maintain his target receipt from the investment for the first 3 years and improved income thereafter, given that the cost of the capital of the firm is 8%। कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, 8% की है। कह रहा है कि आपने ये तो देखो जो बोर्ड का डिसीजन है उसका इफेक्ट आपने प्राइस के ऊपर तो दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद आपने ये भी दिखाना है कि किस तरीके से ये जो इन्वेस्टर है उसको 2000 रुपये की रिसीट हर साल हो सकती है। कैसे होगी, डिविडेंड मिलेगा नहीं तो उसको अपने शेयर बेचना पड़ेंगे। बट हमें ये नहीं पता है कि शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, मतलब इसके लिए हमें शेयर की मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी हर साल। तो सबसे पहला हम सवाल शुरू करते हैं कि डिसीजन से पहले का हम शेयर प्राइस निकालते हैं। देखो डिसीजन से पहले का शेयर प्राइस यहाँ पे निकाला हुआ है, कैसे है, MP0 इक्वल्स टू D01 प्लस G KE माइनस G। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% का है। ग्रोथ कितनी है, करंट की ग्रोथ रेट डिसीजन लेने से पहले कितने की है, 6% की है ना। तो हमने यहाँ पे 6% का लिख दिया। और D0 कितना है, देखो 2 रुपये का D0 हमने पे किया ना, तो 2 रुपये का D0 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो डिसीजन से लेने से पहले जो MP0 आ रहा है वो कितना, 106 रुपये का आ रहा है। अब डिसीजन के बाद का देखते हैं। अब डिसीजन के बाद क्या होगा, देखो डिसीजन के बाद आप तो डिविडेंड दोगे ही नहीं। अब डिविडेंड कब देना शुरू करोगे, आप डिविडेंड 4थे साल में देना शुरू करोगे। यानी हम जो मार्केट प्राइस है वो 3रे साल के एंड की निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, जब 4थे साल का अगर आप डिविडेंड देना शुरू करोगे, 4थे साल से जब डिविडेंड देना शुरू करोगे तो 3रे साल की मार्केट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। तो MP3 क्या होता है, D31 प्लस G KE माइनस G। और D31 प्लस G क्या होता है, D4 होता है। और D4 तो हमें पता है, D4 कितना है, यही तो है ना D4, 2.5। तो हमने यहाँ पे 2.5 लिख दिया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% का है। और जो ग्रोथ होगी, देखो जो 4थे साल के बाद यानी 3रे साल के बाद, 3रे साल के बाद देखो 3रे साल तक तो वो क्या करेगा, वो डिविडेंड को कब्जा करके रखेगा, देगा नहीं किसी को। लेकिन 3रे साल के बाद यानी 4थे साल से जो
हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ पे बता रखा है 7% की ग्रोथ रेट होगी, है ना। तो ग्रोथ रेट हम यहाँ पे क्या लेंगे 7% की। सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 250। लेकिन ये 250 क्या है, ये 250 मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 3 है। ये क्या है 250 MP3 है, ठीक है। लेकिन हमें MP0 चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे इसके साथ। तो MP0 के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट कर देंगे। तो तीसरे साल का ये है, ठीक है। और हमें चाहिए किस, हमें लाना है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईयर 0। तो हम जो तीसरे साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 8% का, क्योंकि 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो उससे डिस्काउंट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 198.46, यानी MP0 का हमारा कितना हो गया 198.46। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके इफेक्ट दिखा सकते हो कि शेयर की जो डिसीजन लेने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ गई है, 198.46 हो गई है। तो पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें ये बताना है कि जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से अपना जो 2000 का टारगेट रिसीट है उसको अचीव कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें मार्केट प्राइस चाहिए, क्योंकि अब उसको डिविडेंड मिलेगा नहीं तो अपने शेयर तो बेचेगा ना, लेकिन वो शेयर किस वैल्यू पे बेचेगा हमें ये नहीं पता है। तो हमें यही पता करना है कि शेयर किस वैल्यू पे बेचेगा, यानी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2 और एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो जिस तरीके से आईसीआई ने सॉल्व कर रखा है ना, वो थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना करके आपको दे दिया, आप सिर्फ उस फॉर्मूले में क्या करो, फिगर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला ये है मेरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस MP, देखो इसमें एक्स क्या है, एक्स वो है जिस ईयर के एंड पे आप मार्केट प्राइस निकालना चाहते हो। देखो मान लो आप 3 ईयर के एंड पे मार्केट प्राइस निकालना चाहते हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या होगी 3। अब ये वाई क्या है, देखो जिस ईयर पे आप टर्मिनल वैल्यू निकालते हो ना, जिस भी ईयर पे आप टर्मिनल वैल्यू निकालोगे उस ईयर को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ, डिविडेंड एक्स, और वाई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स से लेकर वाई तक, वाई नहीं, वाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, वाई से ठीक थोड़ा सा पहले, यानी एक्स से लेकर वाई से पहले तक जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना है उसको टोटल कर देंगे, ठीक है। उसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं करेंगे, सिंपल लेकर के टोटल कर देंगे। फिर जो वाई, क्योंकि वाई वाला डिविडेंड प्लस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वाई के ईयर पे तो हम लोग टर्मिनल वैल्यू सीधा ले लेंगे, है ना। इसलिए यानी एक्स से वाई तक, या वाई और वाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका डिविडेंड ले लिया और वाई वाले ईयर का हमने क्या ले लिया, टर्मिनल वैल्यू ले लिया। फिर डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इसकी पावर क्या होगी वाई माइनस एक्स। सिंपल सा फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले फिगर रखो और आपका आंसर आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 चाहिए, 1 क्या है हमारा एक्स हो गया, है ना। तो और एक्स से वाई तक, वाई क्या है, देखो हमने जो टर्मिनल वैल्यू जो निकाली है ना ऊपर, देखो ये टर्मिनल वैल्यू ही तो है ना, ये टर्मिनल वैल्यू तो है, ये हमने निकाली कौन से ईयर में, हमने निकाली एट द एंड ऑफ ईयर 3। अब हमने एट द एंड ऑफ ईयर 3 क्यों निकाली, क्योंकि चौथे साल में डिविडेंड मिलना था अपने को, और शुरू के 3 साल डिविडेंड मिलना ही था, इसलिए मजबूरी थी हमारी कि टर्मिनल वैल्यू हम कब की निकालें, एट द एंड ऑफ ईयर 3 की निकालें, ठीक है। तो वाई क्या हो गया हमारा 3 हो गया वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो 250, देखो क्योंकि डिविडेंड एक्स से लेकर के वाई तक डिविडेंड तो हमें कोई मिला नहीं, डिविडेंड तो हमारा मतलब हमें दिया ही नहीं ना डिविडेंड, तो प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो डिविडेंड की वैल्यू होगी 0। तो 0 प्लस टर्मिनल वैल्यू क्या निकला, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 निकला हमारा 250, डिवाइड बाय 1 प्लस रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना 8% का। अब वाई कितना है हमारा, कौन सी ईयर पे हमने निकाला है टर्मिनल वैल्यू, 3rd ईयर पे निकाला है, तो 3 माइनस, और किस ईयर के एंड पे हम निकालना चाहते हैं शेयर प्राइस, एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो इधर -1, एक्स हो गया 1, है ना। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना आ रहा है 214.33। इसी तरीके से आप MP2 और MP3 भी निकाल सकते हो। अब जब आपको शेयर प्राइस तीनों ईयर के लास्ट में पता चलेगी, देखो ये तो हमारी MP3 है ना, तो हमने, है ना, ये तो MP3 है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे उठा करके सीधा 250 लिख दिया। अब आपको हर साल के एंड में जो शेयर की प्राइस है वो आपको पता चल गई है। अब आपको शेयर की प्राइस पता चल गई तो आप क्या करोगे, देखो 2000 रुपये उसको चाहिए, एक शेयर को उसको इतने रुपए मिलेंगे, तो उसको कितने शेयर बेचने पड़ेंगे। तो देखो 2000 डिवाइड बाई इतने इसकी प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे ना वो आपके फ्रैक्शंस में आएंगे, लेकिन शेयर्स तो हम फ्रैक्शन में बेच नहीं सकते हैं, तो आप उसको जो हायर होगा ना, हायर मल्टीपल, वहाँ तक लेकर के जाओगे। तो इसको अगर इसका आएगा 9.33 तो उसको 10 कर दोगे, इसका 8 कुछ समथिंग आएगा तो उसको 9 कर दोगे,
इस तरीके से निकल कर आ जाएगा आपका।